लेगेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की 9वीं पुण्यतिथि पर बीजबिहाड़ा अनंतनाग में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जेएनके रिटायर्ड पुलिस पेंशनर और जम्मू कश्मीर अग्निशमन सेवाओं के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर हरि सिंह पार्क में किया गया विरोध प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की अपील। डीडीआई पुंछ ने अपनी टीम के साथ सुरनकोट और बाईपास पोठा के पास नाका लगाकर नियमों का उल्लंघन करने पर कई वाहनों के काटे चालान और कईयों को किया जब्त। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि कश्मीर में दम घुटने की बढ़ती घटनाओं का समाधान जरूरी। सरकार को कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर उपलब्ध कराने चाहिए। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए बीजबिहाड़ा में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीडीपी नेता और विधायक पुलवामा वहीदुर रहमान पारा ने पार्टी संस्थापक की पुण्यतिथि पर कहा कि न्यूनतम जनादेश के साथ दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जम्मू कश्मीर में एक असंभव राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की थी, जिसका उद्देश्य न केवल दिल्ली और कश्मीर बल्कि दो पड़ोसी देशों के बीच संबंध जोड़ना था। जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव पार्टी जिंदाबाद। को हम यहाँ पे जमा हुए अनंतनाग में की खराज अकीदत पेश करने के लिए, और मुफ्ती साहब का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो न सिर्फ दो मुल्कों को बल्कि दिल्ली और कश्मीर के साथ साथ डिवाइडेड जम्मू कश्मीर को यूनाइट करने का जो एक सपना था, जो बॉर्डर्स को इरेलेवेंट करने का उनका एक सपना था। और तमाम रास्ते ऐसे खोले, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, रावलाकोट हो, पुंछ हो, वो तमाम रास्ते जो 70 सालों में कभी नहीं खुले, बड़े बड़े मैंडेटों से नहीं खुले, बड़ी कुर्बानियों से नहीं खुले, कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने वो रास्ते खोल के ये साबित किया कि कश्मीर का जो फ्यूचर है वो एक सीज में नहीं है, कन्फाइनमेंट में नहीं है, वो रास्ते बंद करने में नहीं बल्कि रास्ते खोलने में है। तो हम सब लोग यहाँ पर उनकी लेगेसी को, उनके नक्शे कदम को और उनके विजन को न सिर्फ उसकी मतलब उसको सपोर्ट करते हैं बल्कि आगे चलाना चाहते हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये उम्मीद देना चाहते हैं इस वक्त जब कश्मीर की आवाम सबसे ज़्यादा कमज़ोर और परेशान है। तो हालांकि यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी को 50 सीटें मिली, तो लग नहीं रहा है कहीं पर भी कि कश्मीर के ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो हीलिंग टच का प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने शुरू किया, आई थिंक उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज जम्मू कश्मीर के आवाम को है। चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो नौजवानों के ख़िलाफ़ केसेस वापस लेने की बात हो, चाहे वो मुलाजमों की टर्मिनेशन की बात हो, चाहे वो आज यूएपीए में जो प्रॉपर्टीज़ सीज़ हो रहे हैं, मकान सीज़ हो रहे हैं, पहले पोटा में होते थे आज यूएपीए में होते हैं, चाहे वो हमारे रिलीजियस रहनुमा जो अभी भी जेलों में हैं, या इस वक्त भी हर दिन वेरिफिकेशन के नाम पे, पासपोर्ट जब्ती के नाम पे या केसेस एफआईआर के नाम पे जो कश्मीरी आवाम को तंग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सारे मसाइलों का हल उस हीलिंग टच पॉलिसी में है जो मुफ्ती साहब ने शुरू की। और हमारी कोशिश है यहाँ पर आज खड़े होने की, ये याद दिलाने की, एक दूसरे को सपोर्ट और उम्मीद देने की कि इंशाल्लाह उसी नज़रिए पे चलने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ कश्मीर के तमाम प्रॉब्लम्स का और यहाँ के दुख दर्द का हल भी उसी में है। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर सेवानिवृत्त पुलिस पेंशनर और जम्मू कश्मीर अग्निशमन सेवाओं के साथ भेदभाव और वेतन विसंगति को लेकर अजीत सिंह की अध्यक्षता में हरि सिंह पार्क जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूरे प्रदेश में जब पूरे राज्य में
5वां वेतन आयोग लागू किया गया था, लेकिन केवल पुलिस विभाग को छोड़ दिया गया था। उनमें से कुछ की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब उसके लिए संघर्षरत व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 1 साल से अवकाश वेतन ग्रेच्युटी फंड नहीं मिला है। जल्द से जल्द उन्हें फंड दिया जाना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मांगे सरकार के समक्ष रखी और उन्हें जल्द ही पूरा करने की भी अपील की। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक ये मांगी लागू करो, अटन नंबर 229 लागू करो, लागू करो, लागू करो। 5 मिनट का पूरी करो, लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक। We want justice, we want justice। लागू करो, लागू करो। ऑर्डर नंबर 229 को लागू करो, लागू करो। ऑर्डर नंबर 229 को मांगे पूरी करो। हाँ सर, मैं अजीत सिंह नॉन गेस्टेड रिटायर पुलिस वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा पे अनामली का जो मसला है बहुत देराना मसला चला आ रहा है। आज तक ये मसला किसी ने हल नहीं किया। अभी रिसेंटली हम गवर्नर साहब के पास भी गए थे, 2 साल हो गए, तो गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया था, उसके बावजूद आज तक ये एज इट इज़ है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए ताकि हमारे जिन लोगों ने मुल्क के सेवा के लिए, एकता और अखंडता के लिए अपनी जानों तक निशावर की है और सारी जो ज़िंदगी है इस मुल्क की हिफाजत के लिए दी है, तो लिहाजा आज हम प्रोटेस्ट और धरनों पर उतरते हैं। बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है। अभी ये जो हमारा DA की किस्त है, जुलाई से वो ड्यू है, तो अभी जनवरी में भी वो दूसरी किस्त जो है वो इशू होने वाली है, सेंट्रल एम्प्लॉय को दी जाती है। तो लिहाजा हमें जुलाई वाली जो DA की किस्त भी नहीं दी जाती। तो जो लेह और जम्मू कश्मीर दोनों यूटी इकट्ठी बनी थी, तो लेह वालों को मेडिकल अलाउंस भी दी जाता है और DA की किस्त भी दी जाती है। तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये वितकरा क्यों, मतरेई माँ वाला सलूक क्यों किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं जिस तरह ECH कार्ड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस का बनता है, उसी तरह पर हमारा भी बनना चाहिए, क्योंकि पहले तो इनके पास एक बाना था। लिहाजा अब हम सेंटर के अंडर हैं, होम मिनिस्टर के अंडर है, तो इसमें कोई ज़वाजियत नहीं है। तो हमारा ECH कार्ड बनना चाहिए और मेडिकल अलाउंस जो है वो 1000 रुपया होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे बच्चों की जो 10% जो रिजर्वेशन प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में होनी चाहिए। तो ये जो हमारे साथ बेइंसाफ़ी की जा रही है, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। और ख़ास करके ये जो DA की किस्त, मेडिकल अलाउंस और कंप्यूटर का जो है, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट, हमारे जम्मू हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर पास किया है कि 10 साल के बाद इनका कंप्यूटर नहीं काटा जाएगा। तो लिहाजा अभी तक किसी को टच से मास नहीं है, उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो फिर व्हाट इज़ द फंड ऑफ द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट की क्या में नहीं रह जाते हैं कि उनके ऑर्डरों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो लिहाजा इससे लोगों का विश्वास और भरोसा कानून के इन मंदिरों से जो ऑर्डर पास होते हैं उनसे इनका भरोसा उठता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये कम अज़ कम ये मुल्क का जो सिस्टम है, निज़ाम है, कानून व्यवस्था का और इंसाफ का, इसको बनाए रखना ये गवर्नमेंटों का काम है। LG साहब और चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में जल्द से जल्द गौर किया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। DTI पुंछ ने अपनी टीम के साथ TCP सुरनकोट और बाईपास पोथा के पास नाका लगाए और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नियमों का उल्लंघन करने पर इस अभियान में कई वाहनों के चालान काटे गए और 2 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
कागज ले मेरे बाकी इंश्योरेंस वगैरह कुछ लाइसेंस ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने कश्मीर में दम घुटने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को सरकार से घरों को रियायती दरों पर कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और एक पीड़ित की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दम घुटने की बढ़ती घटनाओं का जिक्र करते हुए जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि सरकार को स्थानीय निकायों के माध्यम से रियायती दरों पर कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर वितरित करने की नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि पीड़ितों को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन मानवीय आधार पर परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए और दम घुटने के कारण गंभीर स्थिति में पहुंचे लोगों को तत्काल और मुफ्त उपचार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चूंकि जम्मू कश्मीर में ये जो कश्मीर का खित्ता है ये एक विंटर जोन है और विंटर जोन में हम लोग बहुत से ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हम सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। एक तो अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम फैमिली को भी गर्म रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज और बताऊं, चूंकि मैं एलपीजी गैस के साथ डील भी करता हूं, मेरे से बहुत से ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह भी सिलेंडर्स ले जाते हैं, उनके भी बंद कमरे होते हैं। एक एक ऑफिस में 2-2, 3-3 बुखारियां जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि उनके अंदर जहर कितना जा रहा है। अब ये है कि गैस के इस्तेमाल से जो मोनोऑक्साइड जो बाहर आती है वो उनके लंग्स पर कितना अफेक्ट कर रही है, पर इसके लिए प्रिकॉशंस भी हैं। इस चीज को यूज करने का अगर तरीका सही है, पर इसके प्रिकॉशंस भी हैं। ऐसा कि जैसे बुखारी होती है, उसका जो कार्बन उसके फ्लेम में वहां जमा हो जाता है, और जब वो फ्लेम में कार्बन जमा हो जाता है, जो वो एमिट करता है गैस, वो सारे का सारा मोनोऑक्साइड जो है वो इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। अभी इस डेथ के बाद जो पांगठन में हादसा हुआ, जिसमें एक बारामूला की एक पूरी फैमिली, जिसमें बच्चे भी, उनके पूरे कश्मीर को हिला के रख दिया। पर मैं आपसे बताऊं कि यहाँ और भी तरीके से इस मोनोऑक्साइड गैस से लोगों की डेथ होती है जो नहीं पता चलता। आई नो जहां कुछ ट्रक्स वाले बाहर से आते हैं वो अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, अंगीठी में कोयला, पक्का कोयला इस्तेमाल करते हैं, एंड फाइन मॉर्निंग ये पता लगता है कि ड्राइवर मर गया। हम सोचते हैं कि क्या हुआ, बट उसने वो जो अंगीठी का अपने उस कैबिन में रखी अपने आप को गर्म करने के लिए, उनमें ये अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बाहर जम्मू कश्मीर से बाहर जो लोग हैं उनको इस चीज का नहीं इल्म है कि साहब आखिर ये जो हम चीज यूज करते हैं इसके लिए हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। कुछ दिन पहले एक अधिवक्ता पर गोली चलने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो पीडीपी विभाग का कर्मचारी था, जिसका नाम रविंदर सिंह उर्फ काका है। इसी सिलसिले में आज रविंदर सिंह के परिवारजनों की तरफ से आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उसके पास पिस्तौल का लाइसेंस काफी पुराना है और आज तक कभी भी उसने ऐसा नहीं किया कि किसी पर गोली चलाई हो। उन्होंने कहा कि ये बात स्वीकार्य है कि गोली उसी की पिस्तौल से चली है, लेकिन उसे इस बात के लिए उकसाने का बार बार प्रयास अधिवक्ता द्वारा किया गया था, जिसकी तहकीकात की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि एक ही तरफ का पक्ष सामने रखा जा रहा है, दूसरे पक्ष की जांच की उन्होंने गुहार लगाई। वो इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें और ये पिन पॉइंट करें कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, क्योंकि एक तरफ की बात आगे आ रही है और दूसरी तरफ की बात नहीं आगे आ रही है। जो अक्यूज बनाया गया, जिसको रविंदर सिंह काका पीडीडी एम्प्लॉई है, जो वो घर से ऑफिस गया था, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कि थोड़ी देर में जाके नगर कीर्तन में जो हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के पर निकलता है, उस पर आने के लिए उसने घर से छुट्टी लेने के लिए ऑफिस में गया था। तो वहीं पर पार्किंग को लेके थोड़ी सी रोड रैश हो गई आपस में कन्वी शर्मा जी के साथ, और ये मसला बहुत बड़ा बन गया। तो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से मसला है कि ये वो थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें कि हु प्रोवोक्ड दिस रविंदर सिंह काका। जो प्रोवोकेशन मिली है वो हमारी तरफ से ऐसा है कि
कन्व शर्मा जी की तरफ से, उनकी तरफ से प्रोवोकेशन मिली है। उन्होंने लोगों को बुलाया, उनको लोग इकट्ठा किया, जिसकी वजह से रविंदर सिंह काका जो है वो इतना डर गया कि जो उसको धक्का मुक्की हुई, उसके साथ क्लैश हुआ, उसकी पगड़ी खुल गई। उसके बाद वो इतना डर गया कि अगर मैं यहाँ खड़ा रहा जो ये लोग मुझे मार देंगे, तो उसने गन निकाल के हवाई फायर करने की कोशिश की। जो धक्का मुक्की में किसी की बाजू लगने के, जो बाजू नीचा हो गया, वो फायर निकल गया। तो ये है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी को मारने की, ना ही उसको ये प्री प्लान था कि आज मैं जाऊंगा तो मेरा हमला हो जाएगा। पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि वो लॉ नॉन सिटीजन थे। ये चीज़ें उनको खुद करनी चाहिए थी, उन्होंने खुद ही हैंडल करना शुरू कर दिया। उन्होंने चाबी भी खुद ली। अब जब अगर थोड़ी सी बहस हुई है तो मेरे हस्बैंड चाबी लेके निकल रहे थे स्कूटी लेके, लेकिन उन्होंने चाबी खींच ली। और ये कन्नव सर ने खुद बोला है मुझसे, अपने स्टेटमेंट में खुद बोला है कि मैंने उनकी स्कूटी की चाबी निकाल ली, फिर मैंने लड़कों को बुलाया। तो अगर उन्होंने लड़कों को कॉल करके बुलाया तो उसकी बजाय उनको पुलिस को बुलाना चाहिए कि पुलिस आके उनकी हेल्प करती, क्योंकि वो तो वेल नोन कहना है। क्योंकि थोड़े से पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है कि मॉब अगर वहां आ रहा है, कन्नव अगर लड़कों को कॉल करके बुला रहा है, तो इट मींस कि रविंदर सिंह को भी इन बिटवीन टाइम मिला होगा कि वे पुलिस को कॉल कर सके। सर वो घर जाने के लिए, वापस आने के लिए खुद भी पजल होगा। और वो कैंसर पेशेंट है, सबसे बड़ी बात वो कैंसर पेशेंट है, बीमार है। वो कैसे इतना ज्यादा फेस कर सकते थे, और वो उस सिचुएशन में अकेले थे। तो लगता है आपको ये फायर जो है वो लात पर या हवा में भी किया जा सकता है, मॉब को रोकने के लिए डायरेक्ट फायर किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी घर से ये प्लान करके नहीं जाता कि मैंने गोली चलानी है या मैंने कुछ ऐसा करना है। वो घर से हमें बोल के गए थे आप तैयार हो जाओ, मैं परमिशन लेके आता हूँ। तो जब हम तैयार थे तो हमें खुद नहीं पता, हमें तो तब पता चला जब हमें पुलिस घर पे आई है कि ये चीज़ हो गई है वहाँ पे। और उन्होंने तो वहाँ से निकलने की, जब बहस हुई है थोड़ी सी सर के साथ, कन्नव सर के साथ, तो उसके बाद उन्होंने निकलने की कोशिश की। और कन्नव सर ने ये खुद बोला है स्टेटमेंट में कि मैंने स्कूटी की चाबी निकाल ली। तो स्कूटी की चाबी निकालने के बाद उन्होंने ये भी खुद बोला है कि मैंने लड़कों को बुलाया। लड़कों को बुलाने की बजाय उनको पुलिस को बुलाना चाहिए था, क्योंकि तो वो क्या उन लड़कों की तरफ से कोई अटैक रविंदर सिंह पर किया जी जी एमएलसी करवाई? जिस आए हुए हैं उनको दाढ़ी खींची गई है, उनकी पगड़ी गिरी है। और ये गुरुपुरब वाले दिन की बात है, इस पे हमें भी खुद बहुत बुरा लग रहा है कि उनको लगी या मेरे हस्बैंड को लग जाती तो बात गलत ही थी दोनों के लिए। और मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, प्लीज उनको इतना टॉर्चर ना किया जाए, हरास ना टॉर्चर किया। कर रहा क्या? नहीं, अभी ये चीजें टॉर्चर ही हो रही है ना, दोनों फैमिली। 20 साल हो गए, इसके पास लाइसेंस गन है बराबर वाले, उसने फायर नहीं किया, अपने डिफेंस में निकाली है और निकाला फायर वाई फायर किया और किसी लड़के ने हाथ में लगी और फायर गया। अगर सीधा फायर करता तो छाती में करता, उसको कन्वर 3 फुट है 2 फुट दूर है, सीधा फायर होता। उसकी इंटेंशन ये नहीं थी। पर आपको लगता है ये सब तो हम तो इस बात को कंडेम करते मैटर है? नहीं, शुरू में हमने ये, इसमें मीडिया क्या कर सकती है? नहीं, हमने इसमें शुरू में ये कंडेम किया कि ये हम इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, ये कोई सी बात नहीं है। पूरी सोसाइटी के, हम सिविल सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि हम इसको मतलब प्रोत्साहन दे रहे हैं या अपने लड़के को कहने के बाद आप शाबाशी नहीं दे रहे हैं। तो ये बात है, जो एजेंसीज है किसको टारगेट कर रहे हैं, कौन इन्वेस्टिगेट? हम कहते हैं प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो, जो भी कल्प्रिट है दोनों को हो जाए, एक तरफा बात ना की जाए, दोनों को तरफ किया जाए। को प्रोवोकेशन किसकी तरफ से आई, इंस्टिगेशन किसकी तरफ से आई, माहौल को खराब किसने किया? आपका ये कहना है कि अगर ना फिर क्यों करेंगे, फिर क्यों करेगा? आपको लगता नहीं आपको वेट करना चाहिए? वेट करेंगे, हम कोर्ट करेंगे। कड़ाके की ठंड ने अब जम्मू में दस्तक दे दी है। बढ़ती सर्दी से बचने के लिए लोग सड़कों पर आग जलाकर सेक रहे हैं और वहीं कोहरा छाने की वजह से दृश्यता में भी कमी आई है, जिसके लिए लोगों से अपने वाहन धीमी गति से चलाने को कहा गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और सभी लोग अपने अपने गंतव्य तक सही सलामत से पहुंच सकें। कुदरत के हसीन नज़ारों से पूरा जम्मू कश्मीर लुत्फ़ ले रहा है। जिस तरह मौसम अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कभी धूप कभी छाँव, किसान भाइयों के लिए ये मौसम कोहरा और धुंध ओस के कारण फसल के लिए बहुत बढ़िया है। कुदरत इस तरह के नज़ारे कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि सर्दी से बचें, छोटे बच्चों को बचाएं और मौसम का लुत्फ़ लें।
आज का अगर मौसम कहें तो कोहरा काफ़ी फैल गया था दिल्ली में। मौसम तो बहुत अच्छा है और नज़ारे ले रहे हैं लोग इस मौसम के। और कभी धूप निकलती है, कभी छाँव होती है, कभी धुंध पड़ जाती है। तो बाकी जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा मौसम चल रहा है इस वक्त। फसल के लिए भी ठीक है और किसानों के लिए भी ठीक है जी। बाकी बच्चों को बचा के रखना चाहिए इस धुंध से और इस सर्दी से, और आपको भी ढक कर रखना चाहिए। इसी से साथ मैं यही कहना चाहता हूँ। पिछले दिनों कटरा में रोपवे लगाने के विरोध में जारी धरना प्रदर्शन में नेका के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से भगवा पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की गई। सोमवार को हुई एक पत्रकार वार्ता में चैतन्य मुनि जी महाराज, सनातन धर्म सभा के प्रधान बृजमोहन शर्मा, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री निशांत मंगोत्रा ने कहा कि वह लोग नेका नेता के बयान की घोर निंदा कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि हिंदू धर्म पर कटाक्ष करने वालों को सजा मिल सके। मौके पर हिंदू आश्रम के उप प्रधान विवेक आनंद, श्री दुर्गा नाटक मंडली के सदस्य दीपक गुप्ता, सुधीर शर्मा भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ नेका नेता ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मोड़ कर सोशल साइट पर डाला गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया, फिर भी वे अपने बयान पर माफी मांग रहे हैं। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम 2-3 दिन से एक वीडियो जो है वायरल हुई है वो सुन रहे हैं। उससे समाज, जितना भी हमारा हिंदू समाज है, जो सनातन को मानने वाले हैं, उनको काफी आघात पहुंचा है, दिल को ठेस पहुंची है। तो क्योंकि एक इंसान को दूसरे धर्म में इंटरफेयर करने का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने धर्म के बारे में सोचे, ना कि हमारे धर्म के बारे में सोचे। क्योंकि ये जो हमारी भूमि है, ये एक बहुत ही पवित्र भूमि है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ना किसी की सलाह की जरूरत है कि हमने क्या लगाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो है बातें जो है वे अपने धर्म में रखें, ना कि हमें इसकी जो है गाइडेंस जो है दें। तो मैं पूरे सनातन धर्म की जो है हमारी जितनी भी हिंदू संगठन है, सभी की तरफ से मैं ये एक अपील करूंगा कि इसके ऊपर जो है कोई जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो भी धाराएं लगा सकती है लगाए, ताकि हमारा जो है शांति जो माहौल जो है वो माहौल जो है खराब ना हो। हमारी पहचान है, भगवा हमारी शान है। वैसे तो सभी रंग मेरे सूर्य नारायण भगवान जी ने मुझे दिए और मुझे अधिकार है कि मैं सारे रंग जो है वो अपने अंगों पे सजा सकता हूं। इसके लिए मुझे ना तो किसी की परमिशन की जरूरत है और ना कोई जबरदस्ती मुझे इन रंगों को पहनने के लिए कह सकता है। आहत मैं इस बात से हुआ हूं कि जो तारिक भट्ट ने, मैं जी नहीं लगाऊंगा उसके साथ, जी उन लोगों के नाम के साथ लगाया जाता है जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की कदर करते हैं, दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। मैं आहत इस बात से हुआ हूं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए और चंद सिक्कों के लिए उस इंसान ने यह कहा, अपने पूर्वजों की जो मानसिकता थी, जो उनके पूर्वजों ने तलवार दिखाकर कुछ चंद लोगों को सलवार पहनाई, और आज वही मानसिकता लेकर हमारे आस पड़ोस में ये लोग बैठे हुए हैं। और अफसोस हमें इस बात का है कि उसने ये कहा कि आप हरी टोपी पहन लीजिए और कलमा पढ़ लीजिए और मुस्लिम हो जाइए। अगर हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी तो आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि आज तारिक भट्ट के कहने पर हम सलवार पहनने वाले नहीं हैं और ना ही हम अपना धर्म त्यागने वाले हैं। कि इन लोगों ने हमारे सनातन का, हमारे भगवे का अपमान किया है और कतई ये हमें सहन नहीं होगा, ना आज ना कल। जब तक ये पृथ्वी है तब तक हम अपने भगवे के लिए पैदा हुए हैं और इस भगवे के लिए मेरे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, मैं
उसका सम्मान करता हूं और हम अंतिम सांस तक, जब तक ये धरती आकाश, ये सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। धर्म को तोड़ने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए किया था, लेकिन चंद हिंदू जो उसके साथ पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं और हम अंतिम सांस तक, जब तक ये धरती आकाश, ये सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। धर्म को तोड़ने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए किया था, लेकिन चंद हिंदू जो उसके साथ इर्द गिर्द बैठे थे, उन्होंने ये समझा कि ये तारिक भट्ट जो है ये हमारा सहयोग करने के लिए आया है। इस्तेमाल जो मां रानी के दरबार में कर रहा है, मैं इस बात से बड़ा आहत हुआ हूं और मैं चेतावनी देता हूं इस बात की कि अगर हमें अपने धर्म के लिए जान भी देनी पड़ेगी, ये तो दे देंगे। हम अपने पिंडदान कर चुके हैं, हम महात्मा हैं, हम अपने पिंडदान करके संन्यास धर्म अपनाते हैं और हम मर चुके हैं। हमें नया नाम भगवे ने दिया है, नया नाम धरती ने दिया है, नया नाम हमें संत पुरुषों ने दिया है, गुरुओं ने दिया है, ऋषि मुनियों ने दिया है। इसलिए मैं उसके लिए, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। और मैं आह्वान करता हूं सनातनियों का कि आप सभी लोग इस बात का विरोध करें, सड़कों पे उतरें। और मैं प्रशासन से ये उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि लोकतंत्र है, अगर उसको बोलने का अधिकार है तो हमें उसको जवाब देने का अधिकार भी है। इसलिए मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आचार संहिता के तहत जो भी दफाएं इसमें लगती है वो लगाई जाए और 3 दिन के अंदर, 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर हमारा प्रशासन जो है वो इस पे कार्रवाई करे। पुलिस जो एडमिन है, मैं सबसे विनती करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये उग्र ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सारे सनातनी। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।